कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है? एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन राइटिंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओरली, एबिलिटी टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ये सब एबिलिटीज उसको रिक्वायर्ड है। उसको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? स्किल इन यूजिंग हैंडकफ्स, स्किल इन यूजिंग अ हैंडगन। सो ये डिफरेंट तरह के उसके स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अब इस एग्जांपल में यहां पे हमने जॉब कैटेगरीज और उन कैटेगरीज के अंदर टास्क्स वो देखे, और यहां पर हम उनसे रिलेटेड KSAOs को डेवलप कर रहे हैं कि हर इस टास्क को इस कैटेगरी में परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी पर्टिकुलर स्किल्स, एबिलिटीज और नॉलेज उस शख्स को रिक्वायर्ड है। अब SME को हम इन्वॉल्व करते हैं, जो पीछे हमने स्टेप्स पढ़े थे, अब उनको प्रैक्टिकली यहां पर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हैव एन SME पैनल लिंक वन टास्क एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू विटनेस टू गैदर इंफॉर्मेशन के लिए, ये था पहला टास्क उस कैटेगरी में। मैं दोबारा से इसको आपके लिए शो कर रहा हूं। ये बेटा हमारे पास कैटेगरी थी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। इस कैटेगरी में पहला टास्क है इंटरव्यू विटनेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, और अब हम इस टास्क को लिंक कर रहे हैं KSAOs के साथ कि इंटरव्यू विटनेस टू गैदर इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज ऑफ स्टेट एंड फेडरल लॉ, knowledge of search procedure, ability to communicate in writing, ability to communicate orally, ability to be respectful of others, ability to organize information, skill in using handcuffs and skill in using a handgun, ये सब कुछ होना आपके पास जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टास्क 4 देखिए, उसी कैटेगरी के अंदर टास्क 4 था अरेस्ट सस्पेक्ट्स यूजिंग रेस्ट्रेनिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब अगर आपने अरेस्ट करना है तो अगेन आपको लिंकअप करना पड़ेगा कि कौन कौन से KSAOs आपको अरेस्ट के लिए भी वो चाहिए। ठीक है, तो अब पिछले टास्क के साथ भी और इस टास्क के साथ भी हमने देखा कि कुछ KSAOs रिपीटेड भी हैं। ठीक है, तो वो चाहे रिपीटेड भी हो, लेकिन आपने हर एक टास्क को इंडिविजुअली अपनी असेसमेंट में वो लेकर जाना होता है, जिससे कि ज्यादा कंप्रीहेंसिव आपका डेटा कलेक्ट और जो इंफॉर्मेशन डेवलप होगी वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव होगी। अनदर एग्जांपल, आपका टास्क 7 था असाइन इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट्स। तो इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट करने के लिए आपके पास क्या क्या KSAOs चाहिए, तो आप दोबारा वो कर सकते हो। अब ये जो हमने लिंकिंग की, जिसको हम एक लिंकेज मैट्रिक्स में भी डेवलप कर सकते हैं, टेबल भी इसका बड़ा सा बना सकते हैं, उसके बारे में वो कहता है कि लिंकेजेस आइडेंटिफाई KSAOs मोस्ट क्रिटिकल इन परफॉर्मिंग द टास्क्स एंड कंसीडर दीज KSAOs इन हायरिंग एंड प्रमोशन डिसीजन। ठीक है, एंड एज वेल एज हायरिंग एंड प्रमोशन के अलावा भी आपने जब परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना होगा, आपने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का एलिमेंट कंडक्ट करना होगा, उसके लिए भी बेटा ये तमाम टास्क का डिफाइन होना आपके लिए जरूरी है। So develop content valid selection tests। ठीक है, अब ये content valid selection tests कौन से होंगे? content valid selection test वो वाले टेस्ट होंगे जो कि उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करें जिस चीज को आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हो उस टास्क के हवाले से। ठीक है, so selection test and procedures should cover as many critical KSAOs as possible. For example, ability to organize information is linked to a lot of tasks। ठीक है, सो विच ऑफ दीज टास्क कुड बी मेड इनटू सिलेक्शन टेस्ट। अब आप उसके लिए फिर अपने सिलेक्शन टेस्ट, जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि अब आपने पर्टिकुलर एबिलिटीज के लिए, पर्टिकुलर स्किल्स के लिए किस तरीके से टेस्ट को भी डिजाइन वो करना है। अगर कोई सवाल जहन में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं जॉब एनालिसिस के लिए, स्टैंडर्ड जॉब एनालिसिस टूल्स जो हमारे पास आ रही हैं। इन टूल्स में स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ये क्विक हैं, इजी टू यूज हैं, गुड फॉर कंपेयरिंग जॉब्स एंड कॉमन एलिमेंट्स हैं। और उसके अलावा वीकनेस हमें क्या मिलती है कि कैन नॉट गिव सेम लेवल ऑफ डिटेल। जाहिर है कि ये जेनेरिक टूल्स होते हैं, जेनेरिक आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको उसको टेलर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इन टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा जॉब कंपोनेंट्स इन्वेंट्री।
ये जो टूल्स अभी आपसे मैं सारे डिस्कस करूंगा, आई वुड एडवाइज यू कि इन तमाम टूल्स को आप नेट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर इसकी कंप्लीट डिटेल वो अवेलेबल हो जाएगी। आपकी बुक की हद तक सिर्फ हमें डेफिनेशन और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल है। जॉब कंपोनेंट्स इन्वेंटरी जेसीआई, उसके बारे में वो कहता है कि कंटेन्स ओवर 400 केएसएओज स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसको के 5 मेन कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है। एंड दोस 5 कैटेगरीज आर यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, परसेप्चुअल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। इनके अंदर 400 स्टेटमेंट्स आपको फर्दर मिल जाएंगी जब हम जॉब कंपोनेंट्स इन्वेंटरी को डिस्कस करेंगे कि जी जॉब कंपोनेंट इन्वेंटरी में मैथमेटिक्स के हवाले से किस तरह के केएसएओ की स्टेटमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से किस तरह के केएसएओ की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये जेनेरिक सा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। आपका जो जॉब कंपोनेंट्स इन्वेंटरी है जेसीआई, उसके बारे में वो कहता है कि इवैल्यूएट केएसएओज ऑफ जॉब्स एंड ऑफ पीपल। अब एसएमई क्या करेगा? एसएमई completes the questionnaire about the job, supervisors completes the questionnaire about person, indicates the extent to which person has KSAOs, और उसके बाद कंपैरिजन हम बना लेते हैं पर्सन और जॉब का उन KSAOs के मुताबिक। उसके बाद बेटा हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है which is functional job analysis। फंक्शनल जॉब एनालिसिस के बारे में याद रखिएगा कि फंक्शनल जॉब एनालिसिस एक क्वेश्चनर नहीं है, ये एक मेथड है जिससे कि हम जॉब कोड्स डिफाइन करते हैं। अब जॉब कोड्स आपके 3 कैटेगरीज में डिफाइन किए जाते हैं और वो 3 कैटेगरीज हैं डेटा, पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। अब फंक्शनल जॉब एनालिसिस कैसे हम करते हैं, इसके लिए बेटा मैं आपको एक वर्ड के डॉक्यूमेंट पर लेकर जा रहा हूं और ये पावर पॉइंट का स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। ये बेटा हमारे पास एक फंक्शनल जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करने के लिए एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मेरे साथ स्टडी कीजिए। वो कहता है कि फंक्शनल जॉब एनालिसिस रेट्स द जॉब not just on data, people and things, but also on 4 more dimensions: the extent to which specific instructions are necessary to perform the task, the extent to which reasoning and judgment are required to perform the task, the mathematical ability required to perform the task, and the verbal and language facilities required to perform the task। ये चीजें भी काउंट की जाती हैं, लेकिन जो 3 मेजर हैं डेटा, पीपल एंड थिंग्स, नो डाउट दे आर कांस्टेंट। फंक्शनल जॉब एनालिसिस आल्सो आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास डेटा, पीपल एंड थिंग्स के हवाले से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। इसमें डेटा से रिलेटेड हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, पीपल से रिलेटेड हमारे पास 8-9 पॉइंट्स हैं 0 मिलाकर, और थिंग्स से रिलेटेड हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं 0 को मिलाकर, ठीक है। अब इन नंबरिंग को आपने जहन में रखना है, बिकॉज जब हम एक जॉब कोड जनरेट करेंगे तो उसमें यही नंबर डेटा, पीपल एंड थिंग्स से रिलेटेड इसी तरीके से काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक जॉब है जिसका कोड है 235। अब 235 की जब मैं बात करूंगा तो 2 फॉर डेटा, यहां पे लिखा हुआ है 2 फॉर डेटा एनालाइजिंग। उसमें वो क्या करेगा? एग्जामिनिंग, इवैल्यूएटिंग डेटा, प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव एक्शंस इन रिलेशन टू द
evaluation is frequently involved. ठीक है, सो ये एनालाइजिंग वो कर रहा है अपनी जॉब में. अब अगर मैंने दूसरा वर्ड यूज किया 2, 3, 5, तो 3 हम देखेंगे पीपल में. तो पीपल में ये 3 पॉइंट देखिए. सुपरवाइजिंग, इसका मतलब होगा डिटरमिनिंग और इंटरप्रेटिंग वर्क प्रोसीजर्स फॉर अ ग्रुप or a group of workers, assigning specific duties to them, maintaining harmonious relations among them, and promoting efficiency. A variety of responsibilities is involved in this function. और अगर मैं 2, 3 के आगे अगला वर्ड 5 यूज कर रहा हूं, तो थिंग्स में हमारे पास 5 का एलिमेंट आ जाएगा. ये 5 देखिएगा, इसका मतलब होगा टेंडिंग. जहां पे मेरे माउस कर्सर मूव कर रहा है, टेंडिंग. तो टेंडिंग का मतलब क्या है? स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड ऑब्जर्विंग द फंक्शनिंग ऑफ machines and equipment, involves adjusting material or controls of the machine and so on. ठीक है. Therefore बेटा याद रखिएगा कि जब हम डेटा, पीपल एंड थिंग्स के हवाले से फंक्शनल जॉब एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं, तो वहां से आपके पास एक फैसिलिटी आ जाती है जिससे कि आप जॉब कोड्स भी जनरेट कर सकते हो. ठीक है. देयरफॉर आपने इन नंबरिंग को और इनके एक्सप्लेनेशंस को तब्दील नहीं करना. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये इसी तरह ही कोड वो किया जाएगा. इनको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है. ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर रेफरेंस के तौर पर हम यूज वो करते हैं. अब अगर आपको ये वाला डिटेल और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे डेटा में आपको मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं बेटा. डेटा में वो कह रहा है कि 0 मीन्स सिंथेसाइजिंग, 1 मीन कोऑर्डिनेटिंग, 2 means analyzing, 3 means compiling, 4 means computing and so on. ठीक है. इसी तरह आपके पास डेटा में भी, पीपल में भी, थिंग्स में भी आपके पास ये कोड नंबर्स और आगे उनकी एक्सप्लेनेशंस वो मौजूद हैं. यहां से मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं और दोबारा पीपीटीज पे आ रहा हूं. ओके डियर, हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल जॉब एनालिसिस और उसका आपको मैंने डॉक्यूमेंट यहां पर दिखाया. यहां पे आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चनियर नहीं है, बल्कि ये एक मेथड है जिससे हम एक जॉब कोड जनरेट करते हैं. सो टास्क स्टेटमेंट स्कोर्ड ऑन 3 डायमेंशंस. ठीक है. आप एक स्कोर देते हो, एक कोड असाइन करते हो जिसमें कि डेटा का मतलब है कि डज इट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन, पीपल से मतलब है डज इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद पीपल, और थिंग्स से मतलब है कि डज इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद और एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. फंक्शनल जॉब एनालिसिस में वो कहता है कि लुक ओवर ऑल टास्क्स टू गेट अ जॉब स्कोर ऑन दीज डायमेंशंस. ठीक है. अब अगर फर्ज करो कि द जॉब इज ऑफ 100 टास्क्स, तो उसमें हो सकता है कि 60 टास्क वो डेटा से रिलेटेड हो, 30 टास्क पीपल से रिलेटेड हो और 10 टास्क थिंग्स से रिलेटेड हो. तो जॉब हैज हाई डेटा कंपोनेंट, मीडियम पीपल कंपोनेंट एंड लो थिंग्स कंपोनेंट. ठीक है. लेकिन जब हमने कोड असाइन करना होता है, तो उस कोड में भी हम प्रीडोमिनेंट जो डेटा, पीपल एंड थिंग्स में एस्पेक्ट होगा उसको पिक करेंगे. फंक्शनल जॉब एनालिसिस में वो कहता है कि दीज जॉब स्कोर्स इंडिकेट द वर्कर एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड. ठीक है. अब डेटा कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें मेंटल रिसोर्सेज चाहिए. पीपल कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. थिंग्स कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए. तो इस तरीके से आप फंक्शनल जॉब एनालिसिस में भी डेटा, पीपल एंड थिंग्स को KSAOs के साथ एसोसिएट वो कर सकते हो. इसके बाद एक और टूल which is known as position analysis questionnaire, उसके बारे में वो कहता है कि in 195 KSAO statements in 6 कैटेगरीज हमें मिल जाती हैं. वो 6 कैटेगरीज क्या क्या हैं? वो 6 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन इनपुट, मेंटल प्रोसेसेस, वर्क आउटपुट, रिलेशनशिप्स विद अदर्स, जॉब कॉन्टेक्स्ट, अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. इन 6 कैटेगरीज में हमारे पास 195 स्टेटमेंट्स जो हैं आगे फर्दर मौजूद हैं, जिनको हम टेलर करके अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर के बारे में वो कहता है कि इसका प्रोसेस जो हम फॉलो अप करेंगे कि SMEs कंप्लीट द मेजर ऑफ अ सिंगल जॉब.
obtain scores for each subcategory, and profile of scores indicates the KSAOs for the job. ठीक है, इसमें भी आपका एक जैसे कोड सा जनरेट होता है और उसमें हम उन 6 कैटेगरीज में से डिफरेंट जो आपके KSAOs की स्टेटमेंट्स हैं उनको निकालकर एसोसिएट कर सकते हैं अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ। जो आपकी पैक डेटाबेस है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, उसके बारे में कहते हैं कि कैन कंपेयर योर जॉब स्कोर्स ऑन अ बिग डेटाबेस। Low percentile score for a category means that this KSAO is less common in this job than most of other jobs, and high percentile score means that this KSAO is more important for this job than it is for most other jobs. ठीक है, पैक डेटाबेस और इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप काइंडली रेफर कीजिएगा अपनी किताब को, और प्लीज गूगल से भी इसको आप विजिट करके सर्च कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास जो फर्दर टूल्स हैं इस एनालिसिस के लिए, उसके बारे में वो कहता है कि इन्वेंटरी ऑफ जनरल पोजीशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें के पर्सनैलिटी जॉब एनालिसिस टूल्स हम यूज करते हैं। इसमें बेटा 14 डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट के बारे में, अटेंशन टू डिटेल के बारे में, ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में, आपके पास डिफरेंट तरह के जो KSAOs हैं वो अवेलेबल होंगे। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं आप सिर्फ को उस हद तक लेकर जा रहा हूं कि इसमें 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं और ईच कंप्लीटेड बाय डिफरेंट पर्सन, वो उसको कंप्लीट करते हैं, वहां से आपका सारा जो डेटा कलेक्शन है वो शुरू होगा। इसके फॉर्म 1 में तकरीबन 107 पर्सनैलिटी रिलेटेड बिहेवियर्स हमें मेंशन होते हैं। SME उनमें से चूज कर सकता है। यूज टू डिटरमिन which of the 14 characteristics are important to the job out of the all, वो आपको यहाँ पर बता रहा है। फॉर्म 2 में 40 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हम गुड मैच बनाते हैं, पुअर मैच बनाते हैं। इसको आप नेट से इसकी सैंपल्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। और थर्ड फॉर्म में अगेन हमारे पास 170 स्टेटमेंट्स आती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये तमाम टूल्स को यूज करोगे, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में आपको मैं फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं कि बेटा इस तरीके से इन रिपोजिटरीज को यूज करके आप डेटा कलेक्शन अपनी कर सकते हो जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन फर्ज करो कि इनमें से आप किसी को भी यूज ना करो, आप सिंपली अपनी ऑब्जर्वेशन को काउंट करो, आप SME से डिस्कशन कर लो, आप क्वेश्चन और इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर लो, तो वहां से भी देयर इज नो डाउट कि आप एक अच्छा जॉब एनालिसिस का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास ये जॉब इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज है, जिसमें के डिक्शनरी फॉर ऑक्यूपेशनल टाइटल्स हैं, जिसमें के ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क ONET के नाम से ये बहुत मशहूर एक रिपोजिटरी है। और आमतौर पर इन तमाम रिपोजिटरीज के अंदर जो डेटा मौजूद है वो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी जो US इकोनॉमी है, US के जो जॉब इन मार्केट जॉब इंफॉर्मेशन हैं उसके बारे में डेटा आपको वहां पर मिलेगा। जैसे डोल प्रोसीजर्स भी है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर्स भी हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के हवाले से भी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत सारा डेटा जॉब से रिलेटेड वो मिल जाता है। ONET की वो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में वो थोड़ी सी दे रहा है कि ONET के अंदर भी इस पे मेजर टास्क बताए जाते हैं। 33 नॉलेज कैटेगरीज हैं, 46 आपके स्किल कैटेगरीज हैं, 52 एबिलिटी कैटेगरीज हैं, 43 अदर जो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से एस्पेक्ट्स हैं उसकी कैटेगरीज आपको ONET के ऊपर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, सो online.1tcenter.org आप इस वेबसाइट को विजिट करके भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंफॉर्मेशन जो डेटा आपको मिल सकता है वो आपको मिलेगा www.job.jobdescription.com। ठीक है, इसी तरह hotjobs.com, बहुत से आपके पोर्टल्स हैं, बहुत से आपके रिपोजिटरीज हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जॉब रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब उसको आपने सिर्फ गो थ्रू करना है, समझना है, और फिर आपने जो खुद जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करनी होगी उसकी डेवलपमेंट में वहां से हेल्प वो ले सकते हो। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं? Why is all this job information useful? उसका बेटा वन लाइन आंसर तो ये है कि to put the right person at the right job at the right time। इसके अलावा हमें जॉब डिस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं, लोगों को इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है, सिलेक्शन अप्रोप्रिएट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉब्स विद इन अ कंपनी आसान हो जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मदद मिलती है, एंड देयर इज नो डाउट ट्रेनिंग में भी हमें हेल्प वो मिल जाती है। ये वाला चैप्टर वो पूरा हुआ।
अब यहां से ऑनवर्ड जो हमने टॉपिक शुरू करना है, दैट वुड बी द डिस्कशन रिलेटेड टू द KRA, KPA एंड द KPIs, ठीक है। बिकॉज हमारे इस चैप्टर को कवर करने के लिए भी चूंकि KRA, KPA, KPIs की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं, तो अब उसके चैप्टर को बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। इस स्क्रीन शेयर को मैं ऑफ कर रहा हूं। And now this is the new screen share, and in this chapter I'm going to discuss with you key result areas. अगर इससे पिछले चैप्टर के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम 1 मिनट में फिर इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। Any question, beta? All right. If you do not have any particular question, तो हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बेटा। हमारा चैप्टर का टाइटल है की रिजल्ट एरियाज। ये चैप्टर डायरेक्टली आपकी आयो साइकोलॉजी की बुक में नहीं है, देयरफॉर आपको मोस्टली इसके जो कंटेंट्स हैं वो इंटरनेट से और इस चैप्टर की स्लाइड से वो कवर करने होंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन, एक रिमाइंडर मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आप लोग काइंडली अपने मोबाइल नंबर्स अपने नाम और आईडी के साथ वो सेंड कर दें अम्माद को, ईमेल कर दें, ताकि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू कर सकें। बिकॉज थ्रू आउट द वीक आपकी जो डिस्कशंस और कोई क्वेश्चंस अगर हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप डिस्कस मुझसे कर सकते हो। नो डाउट गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, बट आई बिलीव के व्हाट्सएप इज मोर हैंडी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर with name and ID वो काइंडली सेंड कर दीजिए अमाद को। ओके बेटा, की रिजल्ट एरियाज के बारे में हम एक डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वो कहते हैं कि की रिजल्ट areas or KRAs refer to general areas of outcomes or outputs for which a specific role is responsible, ठीक है। और वो जो specific role responsibility है that would be obviously within the domain of a department, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने अपनी जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में दिखाया कि हमारे पास पहला KRA था टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, ये वो एरिया है जिसमें हम रिजल्ट्स चाहते हैं एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। आमतौर पर एक जॉब से रिलेटेड टिपिकल रोल टारगेट्स 3 से 5 KRAs जो हैं वो मेंशन वो किए जाते हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KRAs, ये हम सारा काम क्यों करेंगे। वो कहते हैं कि KRA आपको हेल्प करता है, नंबर 1 टू क्लैरिफाई द रोल्स, ठीक है। जॉब रोल्स को कि किसी भी जॉब की आखिर आपको जरूरत क्यों है, उस जॉब में होना क्या है, तो इस बात का जवाब हमें सबसे पहले जहां से मिलेगा वो KRA होगा कि जी इस जॉब से ये रिजल्ट एरियाज हैं जो हमें अचीव हो रहे हैं एंड दैट इज व्हाई वी नीड इट। Number 2, align their roles to the organization's business or strategic plan, ठीक है। बिकॉज एक डिपार्टमेंट के अंदर जब हम सेट कर लेंगे की रिजल्ट एरियाज तो वो एक्चुअली उसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी होगी, और उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस
बकिया डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की शक्ल वो बनाएगी। Therefore, KRA helps us in aligning the roles of the people to the organization's business and or strategic plan. उसके बाद वो कहते हैं कि फोकस ऑन रिजल्ट्स रादर देन एक्टिविटीज, हमें आउटकम चाहिए, ठीक है, हम टास्क्स को एज सच डिमांड नहीं कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर आउटकम को जनरेट करने के लिए, और वो आउटकम का जो एविडेंस होगा वो जाहिर है कि की रिजल्ट एरिया की शक्ल में आपके सामने आएगा। उसके बाद टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज, इंप्रूव द टीम वर्क मैनेजमेंट एंड मेक वैल्यू एडेड डिसीजंस। ये तमाम वो रीजंस हैं कि वी नीड टू गो फॉर डिजाइनिंग KRAs। अब KRA के बारे में ऑथर लिखता है कि की रिजल्ट एरियाज कैप्चर अबाउट 80% ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर्कलोड, ठीक है, जो बकिया 20% होगा वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज टाइप चीजें होती हैं। सो द रिमाइंडर ऑफ द रोल इज यूजुअली डिवोटेड टू एरियाज of shared responsibility, for example helping team members, participating in activities for the good of the organization and so on. लेकिन actually जो departmental results होते हैं, those departmental results are to be generated by the KRAs. अब आपके core KRAs, एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि हम HRM की मेन बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी के कोर्स में हम रजिस्टर्ड हैं, तो हम HR डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ KRAs देखते हैं कि व्हाट कैन बी द की रिजल्ट एरियाज फॉर एन HR डिपार्टमेंट। की रिजल्ट एरियाज ऑफ HR डिपार्टमेंट इंक्लूड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वर्कफोर्स प्लानिंग, ठीक है, ये वो एरियाज हैं जिसमें हमें रिजल्ट्स चाहिए, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए रिजल्ट्स चाहिए, रिवॉर्ड मैनेजमेंट में, वर्क प्लेस मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो ये तमाम वो एरियाज हैं जिसमें कि हमें रिजल्ट्स वो रिक्वायर्ड है। अब हम KRA के साथ एसोसिएट करते हैं KPA को, ठीक है। सो की रिजल्ट एरियाज उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, उनको अकम्प्लिश करने के लिए जो KPA हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि KPAs, these are the areas within the HR department where an individual or group is logically responsible and accountable for the results. For example, मैंने आपको बताया कि ये KRAs हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें आप HR मैनेजर को अकाउंटेबल कैसे बनाओगे, वो कैसे अचीव करेगा इन तमाम चीजों को, इन रिजल्ट्स को? तो उसके लिए जवाब आ रहा है बेटा, दैट इज कमिंग फ्रॉम द KPA. These are the areas within the HR department where an individual or group is logically responsible and accountable for the results जो KRA में कहे गए हैं। अब उन KPAs के मुताबिक आप क्या डेवलप करते हो? You develop quantitative smart KPIs, ठीक है। KPIs वो एग्जैक्ट टारगेट्स हैं जो टारगेट्स उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन रिजल्ट्स को अचीव करने में आपको पूरे करने हैं। सो KPI की डेफिनेशन वो बनाता है कि these are quantifiable measurements। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। KPI हमेशा स्मार्ट होते हैं। These are quantifiable measurements used to help organizations define and evaluate the success rate of their long-term goals, ठीक है। जैसे भी आपको मैंने KPI की एग्जांपल्स दिखाई थी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के अंदर भी, तो वहां पर हम एग्जैक्टली जाकर KPIs को क्वांटिफाइबल टर्म्स में डिफाइन करेंगे, और क्वांटिफाइबल टर्म्स में जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स भी क्वांटिफाइड ही आएंगे। अब ये तीनों चीजें, की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनके बारे में वो कहता है कि टू मैनेज ईच KRA KPA a set of KPIs are set, ठीक है। The importance and weightage of these elements of KRA KPA KPIs are guided by the, अब ये हमारे पास एक sequential flow आ गया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर मिशन विजन स्टेटमेंट होती है, उसके बाद हमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए,
उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल के पास डिफरेंट आपके बिजनेस यूनिट्स होते हैं, हर बिजनेस यूनिट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट केआरएस होंगे, केपीएस होंगे, और उसके इंडिविजुअल्स डिफरेंट केपीआईज वो अचीव कर रहे होंगे। तो दैट इज हाउ द होल लिंक ऑफ द इंडिविजुअल्स केपीआईज टुवर्ड्स द मिशन विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास एक एसोसिएशन डेवलप वो होती है। अब एचआर के हवाले से कुछ आपके साथ मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं। सपोज एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है हमारे पास कि इंप्रूव द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशनिंग एंड प्रोडक्टिविटी बाय 10%। अब इस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव के मुताबिक जो एचआर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बना रहा है वो कहता है कि वी आर गोइंग टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी लेवल इन ऑल एक्टिविटीज बाय 10%। अब अगर एचआर डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी को 10% से अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसने सबसे पहले अपना केआरए सेट किया इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के रिजल्ट एरिया में केपीए को हम एक पिक करते हैं। सो जो परफॉर्मेंस एरिया जहां पर आपको एक्चुअली टेंजिबली चीजों को देखना है वो है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के हवाले से हमने 2 केपीआई बना लिए विच आर स्मार्ट, कि रिड्यूस एवरेज टाइम टेकन टू फिल वैकेंसीज बाय 15% एंड रिड्यूस एवरेज कॉस्ट पर रिक्रूट बाय 10%। ठीक है, और यही जो आपके केपीआईज हैं इनको समझने के लिए इवन यू कैन कैलकुलेट द एचआर मैट्रिसेस, जो कि क्वांटिफाइड वेज में आपको एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेशंस वो देते हैं, बिकॉज ये सारे डाटा ने आखिर में कंपाइल होकर एचआर स्कोर कार्ड्स की शक्ल वो इख्तियार करनी है। और एचआर स्कोर कार्ड्स भी अगर आपको बनाने हैं तो नो डाउट आपके पास डाटा जो है वो क्वांटिफाइबल टर्म्स में वो होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो बेटा, अगर आपका केआरए है वर्क प्लेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें आपने केपीए बनाया लेबर टर्नओवर, और इसमें आपने 2 केपीआईज बनाए, रिड्यूस द लेबर टर्नओवर बाय 20% एंड बेंचमार्क टोटल एचआर कॉस्ट्स एक्सटर्नली। अब ये दोनों केपीआईज जो हैं ये लेबर टर्नओवर के साथ एसोसिएटेड हैं, और लेबर टर्नओवर एसोसिएटेड है आपकी वर्क प्लेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, अगेन एचआर डिपार्टमेंट उसका केआरए के हवाला से केपीए, और केपीए को हमने ट्रांसलेट किया केपीआई के अंदर, और ये तमाम चीजें पार्ट बनेंगी एक एचआर मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट का। नंबर 3 देखिए बेटा एग्जांपल, यहां पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की रिजल्ट एरिया है हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें की परफॉर्मेंस एरिया है वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, और वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स में हमारे पास केपीआई है रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स बाय 10%। ठीक है, तो वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स के हवाला से जब हमने चीजों को क्वांटिफाई करके टारगेट्स के हवाले से एचआर की ड्यूटी में डाला तो वो आपका बन गया केपीआई। ठीक है, और साल के एंड पर हम इन तमाम केपीआईज को कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या चीजें किस हद तक अचीव हुई, क्या टारगेट से ज्यादा अचीव हुआ, टारगेट से कम अचीव हुआ, टारगेट के मुताबिक अचीव हुआ। तो ये सब कुछ उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन प्लानिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों में ये डाटा यूज वो हो रहा होगा। अनदर एग्जांपल बेटा, एचआर डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका केआरए है कि बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। अगर ये रिजल्ट एरिया हो एक एचआर डिपार्टमेंट के हवाले से तो उसमें केपीए है ट्रेनिंग, और उसमें केपीआई है ऑल वर्कफोर्स बिलो मिडिल मैनेजमेंट शुड रिसीव अ मिनिमम ऑफ 4 days ऑफ ट्रेनिंग। तो ये आपने टारगेट सेट कर दिया कि इस टारगेट को मीट करके ही ट्रेनिंग का एरिया वो कवर होगा, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज का बढ़ना है और लर्निंग का डेवलप करना है, ये सब कुछ अचीव होगा। ठीक है, हमारा ये सेशन बेटा अब एक्सपायर होने वाला है, यहां पर मैं आपका स्क्रीन शेयर अब ऑफ कर रहा हूं। हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे कुछ देर में, और उस सेशन में आपके जो क्वेश्चन आंसर और क्यूरीज हैं I'll be addressing those. Thank you very much for today's discussion, and we'll be joining in our next session for question answer.